आज व्यू 360 में पाकिस्तान में मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात ने मुश्किल मुआशी हालात में ईद कैसे मनाई। हम लोगों ने अपना बजट यही 5000 समथिंग का कुछ बनाया था और इतने में तो हमारा सूट ही आ गया है। और ईद मनाने के अंदाज और रवायात पिछली चंद दिहाइयों में कितनी बदली हैं, जानेंगे आज के शो में। बचपन में ईद कार्ड हम लोग दे रहे होते थे, ईद कार्ड्स आ रहे होते थे, मैसेजेस पे इतना नहीं होता था, लेकिन अब उस तरह मिलना मिलाना हो वो सीन मुश्किल हो गया। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान ने ईद उल फित्र इस बार कुछ ऐसे हालात में मनाई कि जब मुल्क में साल भर से ज़्यादा अरसे तक सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद चंद हफ्ते पहले ही एक हुकूमत बनी है। सियासी महाज पर इस गर्मा गर्मी की वजह से मुल्की मईशत सुस्तरवी का शिकार रही और महंगाई उरूज पर। इस ईद पर आवाम से यही सुनने को मिला कि गैर मामूली महंगाई की वजह से उनकी ईद की ख़रीदारी कदरे मांद पड़ी और उनके लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि वो अशियाए खुर्दोनोश और रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी करें या ईद के कपड़े और जूते बनाएं। आमतौर पर पाकिस्तान में रमज़ान का आखिरी हफ्ता दुकानदारों के लिए बहुत मुनाफा बख्श होता है, लेकिन इस बार उनका कहना था कि पहले लोग ईद पर 3-3 जोड़े ख़रीदते थे, लेकिन अब की बार सिर्फ एक पर ही इक्तफ़ा कर रहे हैं। बाज़ अशिया की कीमतें 3 से 4 गुना हो चुकी। तो ऐसे में पाकिस्तान की आवाम ने ईद कैसे मनाई, आज इस बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आज के नौजवानों के लिए ईद का त्यौहार चंद दिहाइयाँ पहले की ईदों से कैसे मुख्तलिफ रहा। शो के आखिर में हमें जॉइन कर रहे होंगे ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम खालिद हमीद साहब। लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में ये महंगाई पाकिस्तानियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। एक आम आदमी के लिए ईद की शॉपिंग करना कितना मुश्किल रहा। सिद्रा डार आज हमें दिखा रही हैं कि उन्होंने 5000 रुपये के महदूद बजट में ईद की शॉपिंग कैसे की। मेरे पास ये 5000 रुपये हैं और आज हम करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। हम ये देखेंगे कि इन पैसों में हम ईद की शॉपिंग कर सकेंगे या नहीं। ये कराची का मसरूफ़ तरीन बाज़ार हैदरी मार्केट है, जहां आम दिनों में भी रश दिखाई देता है, लेकिन चूँकि अब ईद में चंद ही रोज़ बचे हैं तो यहाँ पर नज़र आने वाली गैर मामूली भीड़ कोई हैरान कुन नहीं। इस बाज़ार में हर तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को अपनी मर्ज़ी की चीज़ बआसानी मिल जाती है। तो क्या हमें भी ईद के कपड़े, मैचिंग चप्पल, चूड़ियाँ, मेहंदी और ज्वेलरी 5000 रुपये में मिल जाएगी? हमारी कोशिश है कि ख़ुद शॉपिंग करते हुए हम आपको दिखाएं कि महंगाई के इस दौर में ईद जैसे खुशियों भरे त्यौहार की तैयारी और ख़रीदारी मुतवस्सित तबके के एक आम शख्स के लिए कितनी मुश्किल या आसान है। वहाँ सामने की तरफ शॉपिंग मॉल्स और ब्रांडेड स्टोर्स भी है, लेकिन अगर हम वहाँ गए तो हमें 5000 में सिर्फ सूट ही मिलेगा। तो इसके लिए अब चूँकि हमें महदूद बजट में शॉपिंग करनी है तो हम लोकल मार्केट का रुख करते हैं। सिर्फ शर्ट 1800 की, ये पूरा कंप्लीट सूट है, 3500 का। इसकी क्या प्राइस है? या वो पड़ेगा 2650 रुपये का। भाई कुछ कम कर लो। आप मेरे को 2400 रुपये दे दो। 2000 कर लो। 2000 बहुत कम हो गया। ये कुर्ता हमें 2400 का मिल रहा है फाइनल। तो जो हमारी 5000 का बजट है उसमें जो पहली चीज़ आएगी वो ये कुर्ता आएगा। अभी इसके साथ हमें और चीज़ें भी लेनी होंगी, फिर देखते हैं हम कि वो सब चीज़ें पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये हमने पसंद कर लिया है, ये हम ले रहे हैं। हमारी शॉपिंग तो चल रही है, लेकिन हम साथ साथ लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ खरीदारी के लिए आए हुए हैं। आपने अपना क्या बजट बनाया और वो बजट पूरा हो गया या उससे इजाफे पैसे लग रहे हैं? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, एक वाइफ एक मैं हूँ, हम लोग 5 हैं। हमने बजट बनाया 20,000 तक हमारी शॉपिंग हुआ है, लेकिन ये बच्चों की भी नहीं हो पाई इसमें 20,000 में ना। ये बहुत सूट महंगे हैं, कम से कम 3-4 सूट तो चाहिए बच्चों के, मेले करते हैं ईद में ख़राब करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। एक सूट लिया है हमने अभी, सही है, वो महंगाई बजट हमारा बहुत आउट है। अभी तक ये कि ना इन्होंने अभी तक अपने सूट वगैरह नहीं बनवाए, हमारा बच्चों को कर रहे हैं पहले कि पहले हमारा हो जाए फिर बच्चों का हो जाए, उसके बाद फिर। सबसे बड़ा जो मसला हो जाता है वो रमज़ान के आखिरी अशरे का भी आता है, जिसमें प्राइस एकदम बूस्ट कर जाती है और कोई भी एक जो मुतवस्सित तबके का बंदा है वो उसको मीट करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने का है ये? 1000 रुपये का, 12 बजे इसकी प्राइस है, 1000 की सेल है।
जो कुर्ता लिया है उसकी मैचिंग का ये खुस्सा मिला है और ये अब बता रहे हैं कि 1000 रुपये का खुस्सा है और बाज़ार में ये मेरे ख्याल से सबसे मुनासिब पैसों में ही मिल सकता है। और मैंने इसके अलावा बस इतना ही बजट है हमारा। हम लोगों ने अपना बजट यही 5000 समथिंग का कुछ बनाया था और इतने में तो हमारा सूट ही आ गया है और बाकी ज्वेलरी और जो है चप्पल वगैरह हमारी अभी भी रह गई है। क्लिप्स लिए, पोनियाँ लिए और कैचर लिए और बुंदे लिए और सैंडल्स लिए बस। तो हमारे पास पैसे रहते हैं वो तकरीबन 1600 रुपये बचे हैं और अब हमें उसमें से चूड़ियाँ लेनी है और मैचिंग की ज्वेलरी लेनी है। तो अभी हम चूड़ी वाले के पास आए हैं और हम देखेंगे कि हमें मैचिंग की क्या मिलेगी। 500 की खाली 4 पीस चूड़ियाँ। ये मेटल है? मेटल है, ऑलरेडी मेटल, टोटल मेटल। ये चूड़ियाँ जो हैं वो हमें मिली हैं 650 रुपये की और अब हमारे पास पैसे पीछे और कम रह गए हैं। इस बार ईद की शॉपिंग करना कितना महंगा है? बहुत मुश्किल हो रहा है, बल्कि बीपी हाई हो रहा है बार बार। हर शॉप पे जो है बस लग रहा है कि बस बेचारे उन दुकानदारों से भी यही कह रहे हैं कम करें और ये कि बड़ा मुश्किल है। बस आउट हो गया है, अभी घर जाके डर लग रहा है कि हस्बैंड से डांट पड़नी है। तो आज की शॉपिंग से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर एक फैमिली जिसमें मियाँ बीवी और 2-3 बच्चे शामिल हैं तो उन्हें ईद की शॉपिंग के लिए कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तो लाजमी चाहिए होंगे, वो भी उस सूरत में जब वो हमारी तरह आम बाज़ार से शॉपिंग करें। अगर मॉल्स या ब्रांडेड स्टोर्स पर जाएंगे तो फिर तो शायद 10 से 15 हज़ार का बजट भी एक शख्स के लिए कम ही पड़ेगा। मैंने अपने बजट से ईद का कुर्ता, मैचिंग खुस्से और चूड़ियाँ ले ली हैं। अब उसके बाद मेरे पास सिर्फ 900 रुपये बचे हैं और अभी मुझे मैचिंग का दुपट्टा, ज्वेलरी और मेहंदी लेनी है, यानी कि जो बजट मेरे पास था वो कम पड़ गया है। बाज़ार में वैसे तो मुतवस्सित तबके के लिए यहाँ हर सामान मुयस्सर है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की अपनी मर्ज़ी की और पसंद की चीज़ को ढूंढना एक चैलेंजिंग काम हो सकता है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने इस ईद के लिए कितना बजट रखा था और इस बजट में आप अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैं हूँ कराची से सिद्रा डार। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे माशरों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, त्यौहार मनाने के तरीके भी बदलना शुरू हो गए हैं। छोटी ईद से जुड़ी कुछ खुशियाँ और रिवायात थीं जो गुज़िश्ता 2 दहाइयाँ पहले तक तो त्यौहारों की जान समझी जाती थीं, लेकिन अब ख़त्म होती जा रही हैं। इसकी एक वजह तो टेक्नोलॉजी भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका की अरहम खान ने चंद नौजवानों से बात की और जानने की कोशिश की कि उनके लिए ईद के त्यौहार में क्या तब्दीली आई है। मीठी ईद को हमारी जनरेशन तो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करती थी। हम एक दूसरे को ईद कार्ड्स भी देते थे और उस पर अशार भी लिखते थे। इसके अलावा हमारे घर जो भी मेहमान आता था उससे ईदी की ज़िद भी ज़रूर की जाती थी। इस वक्त मैं एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो अब ईद है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। टेक्नोलॉजी है या कोई और रीज़न्स हैं, इन स्टूडेंट से जानते हैं। ईदी वगैरह का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा है, गिफ्ट्स का रिवाज भी ख़त्म हो रहा है, फैमिली गैदरिंग्स बहुत कम हो रही हैं। आई थिंक हमारे बीच में एक डिस्टेंस आ गया अनफॉर्चुनेटली। बस एक सिंपल सा मैसेज हम लिख देते हैं आजकल, हैप्पी ईद और ईद मुबारक, और हमारा फिर काम ख़त्म हो जाता है। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बचपन में ईद ही मिलती थी, अब ईद ही नहीं मिलती। बचपन में ईद कार्ड्स हम लोग दे रहे होते थे, ईद कार्ड्स आ रहे होते थे, मैसेजेस पे इतना नहीं होता था। टेक्नोलॉजी ने ईजी कर दिया है, लेकिन अब उस तरह मिलना मिलाना वो सीन मुश्किल हो गया। पहले जो होता था कि ईदी लेने जाते थे, मिलते थे, बात करते थे, अब वो कम हो गया है और काफ़ी रिलेटिव जो दूर होते हैं वो मिलने जो नहीं जाते वो ईदी भेज देते हैं। तो इस तरह टेक्नोलॉजी ने ये चेंज भी लाया है। अच्छा, ईदी के अब ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? बच्चे या आप लोग ईदी मांगते हो या अब ऐसा कि यार रहने दो? नहीं, आज भी वैसी ज़िद होती है बाबा से मम्मा से कि वी नीड ईदी, छोटे अभी हम। आई फील लाइक आजकल तो जो हम करते हैं कि हम उठ के मतलब तैयार हो जाते हैं, ईद की पिक्चर्स इंस्टाग्राम के लिए ले लेते हैं तो और फिर सो जाते हैं। ईदी मांगना नहीं होता, ईदी इज़ लाइक आप खुशी से जब ले लो किसी से, आपको कोई खुशी से दे तो वो ईदी होती है। मामा से सुनते आते हैं कि हाँ बचपन में बहुत होता था उनके टाइम पे कि वो बहुत भेजा करते थे ईद कार्ड्स, ईद लेटर्स लिख के, जो दूर हैं उनको भेजते थे, जो जिसके घर जा रहे हैं उनको दे रहे हैं। अब तो ना हमें कभी मिले हैं ना हमने कभी लिखे हैं।
हमारा शुरू से ये ट्रेंड है कि जब हम लाहौर भी होते थे तब भी हम लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं, दादो घर हमारा पहला दिन होता है जहाँ पे सारे फूफो के बच्चे हम सारे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो वो चीज़ ऐसी है जो अभी तक कंटिन्यू हुई है। मैं चूड़ियाँ और मेहंदी नहीं लगाती क्योंकि मुझे नहीं पसंद। मोस्टली लड़कियाँ लगाती हैं, ईद पे चांद रात पे ज़रूर लगाती हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैंने कभी भी नहीं लगवाई, ना चूड़ियाँ पहनी है ना मेहंदी लगवाई है। पाकिस्तान में ईद उल फितर का एक नाम मीठी ईद भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान लाहौर घूमने निकली और देखा कि इस ईद को मीठी ईद क्यों कहते हैं। आइए देखते हैं कि लाहौर में उन्हें क्या क्या मीठा खाने को मिला। आज हम आपको करवाते हैं लाहौर का मीठा मीठा टूर। ईद उल फितर को चूंकि मीठी ईद भी कहा जाता है तो देखना ये है कि इसमें मीठा क्या है। हम हैं वहाँ जहाँ सवैयाँ बनती हैं। लाहौर के इलाके बदामी बाग के इस मोहल्ले में सवैयाँ बनाने की बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ से ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सवैयाँ बनकर वहाँ पहुँचती हैं जहाँ इन्हें पहुँचना चाहिए। हमारी सेवी तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में जाती है, कोटा में जाती है, सखर में जाती है, हैदराबाद, लाड़काना, पिंडी, पेशावर, बन्नू, आखिर में अचलास तक ये हमारी सेवी जाती है। हम तकरीबन 5 किस्म की सेवी बनाते हैं। सबसे पहली जो मोटी सेवी है वो वाइट कलर की है। उसके बाद ब्रीक सेवी, सबसे ज़्यादा ब्रीक सेवी बनाते हैं, वो ब्राउन कलर की है। तकरीबन 2500 मन सेवी एक महीने की तैयार करते हैं। एक मन की कीमत कभी 7000 हो जाती है, कभी 7500 भी हो जाती है। ये है शहर का किचन जहां सवैयां चूल्हे पर हैं। इनमें लवाजमात डाले जा रहे हैं और लीजिए ये शीर खुरमा की सूरत तैयार है ईद के मौका पर घर वालों और मेहमानों की हिस्से जायका को दवाम बख्शने के लिए। ईद उल फितर पर सवैयों की रवायत कदीम है जो बहुत से घरों में अब भी चलती आ रही है, लेकिन रवायतों में जिद्दत आ रही है, ज़माना बदल रहा है और लोगों का टेस्ट और मीठे की डिशेस भी। केक, चॉकलेट्स, डोनट्स, ये सब मीठे की वो नई दुनिया है जिनकी मांग अब ईद जैसे त्योहारों पर बढ़ती जा रही है। पहले जहां आप किसी के घर जाते हुए ही ये मीठी अशिया बतौर तोहफा ले जाते थे, अब अपने घर की मेज पर भी सजाते हैं। हम तकरीबन कोई 20+ किस्म के केक बनाते हैं। उसमें सबसे जो हमारे ज़्यादा चलते हैं वो लोटस चलता है, 3 मिल्क है वो चलता है, चॉकलेट में किट कैट है, मल्टीज़र है, बेल्जियन चॉकलेट है। इसकी जो प्राइस है वो कोई 4000 से शुरू होकर 1200 तक चली जाती है। लाहौर के कदीम रवायती मीठे तहाइफ भी आपको याद करवाते हैं। ये है अंदरून लाहौर के मोची दरवाजे की वो गली जहां से मशहूर नान खताई ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी जाती है। ईद के मौका पर नान खताई घर में मौजूद हो, यही यकीनी बनाने के लिए यहाँ खरीदारों का रश लगा है। लगे हाथ बहुत से लोग रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए भी खरीदारी कर रहे हैं। नान खताई हमारी जो है ना, ये सिर्फ देसी घी से तैयार होती है और इसके अंदर बादाम पड़ते हैं और ये काफ़ी मज़ेदार होती है ये, तो लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। काफ़ी दूर दूर तक लोग लेके जाते हैं, बाहर से भी लोग फरमाइश करते हैं। लोग यहाँ से जब बाहर जाते हैं लेके जाते हैं। आजकल ये 2000 रुपये kg है। मीठों में मीठी मिठाई को कैसे भूल सकते हैं। बहुत से लोगों की खरीदारी लिस्ट में मिठाई भी लाजिम होती है। रंग बिरंगी मीठी मीठी मिठाइयाँ भी नए नए नामों और जायकों के साथ मार्केट में दस्तयाब हैं। बर्फ़ी है, पतीसा है, मेसू है, पिनी है, चमचम, गुलाब जामुन, हर चीज़ आ जाती है इसमें। और बाकी जो जब ईद का दिन आता है फिर बाकी मिक्स मिठाई का, बर्फ़ी का, फिर हमें दूर दूर से आर्डर आते रहते हैं, चलता रहता है निज़ाम। बर्फ़ी बादाम जो हमारी 900 रुपये kg है और मिक्स मिठाई 800 रुपये kg है। बाकी मटीरियल मुख्तलिफ रेट है, कोई 1000 रुपये किलो है, कोई 1200 किलो भी है, कोई 1100 रुपये किलो भी है। मीठी ईद पर मिठास का ये सिलसिला सुबह जो शुरू होता है तो रात गए गेट टुगेदर्स तक चलता है। आइसक्रीम, फालूदा, जलेबी, पान, ऑप्शंस बेशुमार हैं, आप बस खाने वाले बने। शुक्रिया। इन सब चीज़ों के रेट्स तो आपने साथ साथ सुन ही लिए होंगे। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इनमें से कौन सी मिठास भरी अशिया आपकी जेब पर भारी है और कौन सी हल्की। बाकी मेयार के मुताबिक मार्केट में मजीद ऊपर नीचे दाम में आपको मीठा मिल ही जाएगा। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के दूसरे मरहले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
ईद उल फित्र के फौरी बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के अलावा अब मुल्क बदर करने का दायरा कार अफगान सिटीजनशिप कार्ड रखने वालों तक बढ़ाया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम हमें कुछ ऐसे अफगान शहरियों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने बेचैनी की इसी कैफियत में ईद मनाई। अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका की रहायशी हलीमा बीबी गुज़िश्ता चंद बरस से रावलपिंडी में रहाइश पजीर हैं। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी के बाद हलीमा जैसे बहुत से अफगान शहरी तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला ताहाल जारी है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ईद की खुशियों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि हमारे खिलाफ क्रैकडाउन शुरू है। हमारा अपना घर नहीं है, हम बेबस हैं। मेरे बच्चे मुझसे कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया का मुतालबा करते हैं, जबकि मालिक मकान कहते हैं कि आप मुहाजिर हैं तो जल्द अज जल्द घर खाली करें। हम बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। क्रैकडाउन से मुतासिर 4 बच्चों की मां हलीमा बीबी के मुताबिक रमज़ान के अख्तिताम पर बच्चों की फरमाइशों में भी इजाफा शुरू हुआ है, जो उनके लिए मजीद मुश्किलात का सबब बन रहा है। हम अपने बच्चों को यही दिलासा देते रहते हैं कि सब्र करें, ईद में भी बहुत वक्त है। जब ईद आएगी तो सब कुछ आपके लिए ले आएंगे। हम क्या करें, बच्चे हैं, बस उन्हें झूठी तसल्लियाँ देते रहते हैं। हमारे दिल बहुत अफसरदा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की कुल तादाद 14 लाख है, जबकि अफगान शहरियत का शनाख्ती कार्ड रखने वालों की तादाद 9 लाख के लगभग है। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों की तादाद भी तकरीबन 15 लाख के करीब बताई जाती है। सरकारी पॉलिसी में तब्दीली के बाद सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करके उन्हें वापस वतन भिजवाया जा रहा था। ताहम अब अफगान सिटीजनशिप कार्ड रखने वाले मुहाजिरीन के सरों पर भी ज़बरदस्ती मुल्क बदर किए जाने की तलवार लटक रही है। हमारा पैदाइश इधर ही हुआ और हमारा कार्ड भी इधर बना हुआ है, सही है, और हमारा रोज़गार कारोबार भी इधर है। उधर हम जाएंगे अफगानिस्तान में, उधर क्या करेंगे? इधर हमारा शुक्र अल्लाह का कारोबार भी है, रोज़गार भी है, उधर रही हो रहा है तालिबान का, ठीक है, हम उधर जा क्या करेंगे? हमारे पास कार्ड है तो हम ये ज़्यादती होगा निकालने का बाद। सरकारी ज़राए के मुताबिक अफगान शहरियत का कार्ड रखने वालों की फहरिस्तों की तैयारी का अमल शुरू हो चुका है और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मौसम गर्मा से कबल उनकी वतन वापसी शुरू हो सकती है। लेकिन इन अफगान शहरियों के लिए पाकिस्तान छोड़ना आसान नहीं। पाकिस्तान बिल्कुल ज़मंगा दुआमानिया कोर दे। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरे घर की मानंद है। पहले हम कच्ची आबादी में रिहाइश पजीर थे। इसको मस्मार किए जाने के बाद अब मैं किराए के मकान में रिहाइश पजीर हूँ। अब दूसरे मरहले में अफ़गानों को ज़बरदस्ती और बेइज्जती के साथ बेदखली के हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही हैं, ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इधर बीबी हलीमा का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से कच्ची आबादी में उनका मकान मुस्मार किए जाने के बाद उन्हें सर ढांपने के लिए भी कोई जगह नहीं मिल रही, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए हर वो रोज़ ईद की मानंद होता है जब उन्हें पाकिस्तान से मुल्क बदर करने की खबर सुनने को नहीं मिलती। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मुंसलिक और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का बड़ा नाम चंद अशरे पहले तक PTV के खबरनामे की बात की जाती थी तो ये नाम सबसे पहले याद आता था। खालिद हमीद साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे उनकी ईद की यादों के बारे में जानते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें ज्वाइन करने का। ईद का मौका है तो कितनी मुख्तलिफ है ईद, जब आपके अगर हम कोई 10-20 साल पहले 30 साल पहले देखें और अब देखें, और आपकी और आपके बच्चों की ईद में क्या डिफरेंस देखते हैं? बहुत फ़र्क है। एक तो ये कि दौर का फ़र्क है और दूसरी ये कि वो हमारा दौर जो था वो बहुत खुशहाली का दौर नहीं था और खुशियाँ जो थीं बड़ी महदूद सी थीं और ख्वाहिशें बड़ी महदूद थीं। यानी हम पूरे महीने जब रोज़े रखने के बाद जब चांद रात आती थी तो वो हमारे लिए खुशियों का एक पैगाम लेकर आती थी, इसलिए कि हमें उस ईद पर एक जोड़ा मिलता था कपड़ों का और एक जूतों का। हमारे जो चचा थे वो हमें उस रात को लेके बाज़ार जाते थे, मतलब उस पूरे महीने नहीं जाते थे, सिर्फ चांद रात को जाया जाता था। तो बड़ी रौनक और बड़ा कहना कि चाहिए मेला होता था। वो हमें एक जोड़ा कपड़ों का दिलाते थे और एक जूतों का जोड़ा होता था। वो हम
ला के कपड़े तो लटका देते थे, रात भर उसको देखते थे। और जूते जो थे वो सिरहाने रख के हम सोते थे, यानी वो सुबह बस किस वक्त सुबह होगी, नमाज के लिए जाएंगे, नहा धो के कपड़े पहनेंगे वो जूते। और फिर ये होता था कि हम हमारे चचा, मेरे वालिद, नाना, मेरे मामू, ये सब लोग इकट्ठे पैदल जाते थे ईदगाह की तरफ जो नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उंगली पकड़ के हमारी ले जाया जाता था। वापसी में फिर वालदा जो थी, ये जैसे अभी आप दिखा रहे थे शीरीनी और लाहौर से, तो वो सब बनती थी, वो हम खाते थे। और उसके बाद ईदी तो 4 आने और 8 आने, और कोई अगर ज़रा मुतमव्वल लोग होते थे तो 1 रुपया देते थे। तो ये तालिब इल्मी के ज़माने का जी, तालिब इल्मी में हम जब थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता रहा, फिर 5 रुपये हो गए, फिर 10 रुपये, तो वो हमें उसकी जितनी खुशी होती थी। आज माशाल्लाह बहुत कुछ होता है, लेकिन बच्चों को आप जितना मर्ज़ी दे दें उनके लिए तो कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि हमारे लिए वो मानी रखता था, क्योंकि उस वक्त होता इतना कम था कि छोटी सी चीज़ भी मिलती थी और थोड़ी सी भी मिलती थी तो हम उस पर बहुत खुश निहाल हो जाते थे। तो आपने पाकिस्तान से बाहर काम किया इससे पहले, आप जब PIA के साथ थे तो जर्मनी में थे, उसके बाद अब अमेरिका में भी आपको काफ़ी अच्छा हो गया। सो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जब ईद मनाने का, दोनों को अगर कंपैरिजन कर सकें, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान से बाहर आके, जर्मनी में भी और यहाँ भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है वो तो माहौल ही सारा एक जैसा है और सब लोग अपने आप के अज़ीज़, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब होते हैं। लेकिन जर्मनी में या यहाँ आके ये महसूस होता है कि आप दूसरे मुल्कों के लोगों से भी मिलते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ से मिलते हैं। जर्मनी में ये था कि बॉन में हमारा सिफारतखाना था उस ज़माने में, तो उस वक्त कैपिटल वही था। तो वहाँ पर हमारे जो एम्बेसडर थे मुजाहिद साहब, उन्होंने वो ईद पे बुला लिया करते थे कि आप यहाँ ईद मनाएं। तो उसमें फ़ायदा ये होता था कि जितने सिफारतखाने मुसलमान थे वो सब उनके लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। फिर बहुत सी कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात होती थी, बड़ी कम्युनिटी थी जर्मनी। तो उसके बाद फिर एम्बेसडर साहब अपने घर पे ले जाते थे, वहाँ खाना और वो बड़ा मज़ा आता था। इसी तरह यहाँ भी है कि यहाँ मैं देखता हूँ जो मस्जिदों में 350 लोग होते हैं, रोज़ाना इफ्तारी करते हैं। हमारी जो मस्जिद है शर्ली गेट की, तो वो उसमें ईद वाले दिन भी तकरीबन 3-4 नमाज़ें होती हैं, 1-1 हज़ार लोग उसमें होते हैं और हर तबके के लोग होते हैं और हर मुल्क के लोग होते हैं और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। तो लास्ट पे मुझे अगर आप क्विकली ये बता सकें, आप समझते हैं खालिद हमीद होने की वजह से कोई बेनिफिट मिला आपको आज तक, या कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ सिर्फ इसलिए पेश आया कि आप अपने आप को? हाँ, बहुत वाक़यात बड़े हैं, लेकिन एक मुझे याद आता है। सऊदी अरब में थे हम, उम्रे के बाद शॉपिंग के लिए गए, तो ईद थी, ज़ाहिर है वो पूरी रात वहाँ पर तो चलता है। तो हमने, मेरी बीवी ने और मैंने, हमने लोगों के लिए कपड़े ख़रीदने थे और अपने भी कपड़े, तो हम कपड़े ख़रीदते रहे, ये दे दें वो दे दें, उसने दिए। और उसके बाद जब पैसे देने के लिए वक्त आया तो उसने कहा नहीं पैसे आपसे। मैंने कहा क्यों पैसे? कहने लगा जी मैं पहचान गया हूँ आपको, आप हमारे स्टार हैं, मैं आपसे पैसे मेरे ऊपर हराम है। वो इतना मुझे तो कहीं आपको जो है वो उसका बेनिफिट किसी ना किसी फॉर्म में मिला, लिया या नहीं लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। आप सबको भी ईद मुबारक। इसी पे आज का शो ख़त्म करते हैं। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।